नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका शुभा आईएएस की इस नई क्लास में। आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के द्वितीय अध्याय पारिस्थितिकी को समझने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले एक साधारण सा सवाल सोचते हैं कि अगर इस धरती पर पेड़ पौधे न होते, जानवर न होती, हवा न होती, तो क्या जीवन संभव था? तो हम ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं था। दरअसल हम सब पेड़ पौधे पशु मनुष्य हवा हवा पानी मिट्टी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं और इन्हीं के बीच इस संबंध और पारस्परिक निर्भरता के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द जो है कि यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ओइकोस जिसका अर्थ होता है घर या आवास, लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन, यानी जीवों के घर या उनके निवास स्थान का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं। अब चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। यहाँ पे देखिए कि इसमें जो कुछ नोट्स में लिखा गया है, तो पारिस्थितिकी जीवन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव जंतुओं तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। कुछ स्रोतों के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 में हैस रेटर ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजिक के नाम से किया। इसकी विस्तृत व्याख्या की। ओइकोलॉजिक शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस हाउस ऑफ लिविंग स्पेस यानी घर या आवास तथा लोगोस का अर्थ है साइंस या स्टडी अध्ययन को मिलाकर बनाया गया है, जिसका अर्थ हो जाएगा कि जीवों के घर या उनके निवास स्थान का अध्ययन। तो अर्नेस्ट हैकल ने 1869 के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी कहते हैं। यूजीन ओडम के अनुसार यूजीन ओडम के अनुसार 1963 के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया गया है, इसको देखते हैं बच्चों। तो इसके जो चार मुख्य घटक हैं कौन कौन से हैं? जलवायु, उसके बाद है जंतु, उसके बाद आपका आ जाता है वनस्पति, फिर मिट्टी। ये चारों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। जलवायु यानी तापमान, वर्षा और वायु की दशा। जलवायु यह तय करती है कि इस स्थान पर कौन सी वनस्पति यानी वेजिटेशन होगी। जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं, जबकि शुष्क क्षेत्रों में झाड़ियां और घास पाई जाती हैं। अब वनस्पति पर निर्भर करते हैं जंतु वनस्पति पर निर्भर करते हैं जंतु। इस तरीके से हो गया जंतु। ये पेड़ पौधे उन्हें भोजन और आश्रय देते हैं। पेड़ पौधे भोजन और आश्रय देते हैं। फिर जंतु भी वनस्पति को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से जंतु भी वनस्पति को प्रभावित करते हैं। कुछ जंतु बीज फैलाने में मदद करते हैं, कुछ पौधों की रक्षा करते हैं, कुछ उन्हें खाते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। इसके साथ साथ मिट्टी भी एक जरूरी घटक है। मिट्टी भी एक बहुत जरूरी घटक है। मिट्टी पेड़ों को पोषक तत्व देती है। पेड़ पौधे सूखे पत्तों एवं जैविक पदार्थों से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार यह पूरा चित्र हमें बताता है कि वनस्पति, जंतु, जलवायु और मिट्टी ये चारों एक दूसरे पर निर्भर है। किसी एक में परिवर्तन आता है तो बाकी तीन पर भी प्रभाव पड़ता है। यही पारिस्थितिकी का मूल सिद्धांत है कि प्रकृति के सभी घटक परस्पर जुड़े हुए हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। इस तरीके से समझ सकते हैं, यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है। एक पर प्रभाव पड़ेगा तो तीनों पर प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से समझ सकते हैं।
आगे देखते हैं, वर्तमान समय में पारिस्थितिकी के व्यापक आयाम प्रदान कर दिया गया है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति एवं जलवायु ही नहीं, वरना मानव समाज एवं उनके भौतिक पर्यावरण की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी सिस्टम संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है, जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र यानी ओपन सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा एवं पदार्थों का लगातार निवेश यानी इनपुट तथा बहिर्गमन आउटपुट होता रहता है। ध्यातव्य है कि बंद तंत्र यानी क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम में ये क्रियाएं नहीं होती है। ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस बायोसिनोसिस तथा फोप्स ने माइक्रोकॉस्म कहा है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है, ये इकाई के रूप में मानी जाती है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र जलाशय की एक बूंद जितनी भी जितनी छोटी भी हो सकती है, इसे सूक्ष्म पारिस्थितिक तंत्र यानी माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। वहीं दूसरी ओर पारिस्थितिक तंत्र एक महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है, जिसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र यानी माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है। अब देखते हैं जैव मंडल। जैव मंडल मिट्टी, सेल तथा जल तथा वायु से बनी एक परत है, जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण के मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म संबंधित है तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैव मंडल एक आधारभूत ग्रही तंत्र होता है, जिसके जैविक यानी बायोटिक एवं अजैविक अबायोटिक दो संघटक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र प्रमुख विशेषता है। पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। इसकी रचना दो मूल संघटकों से होती है, जैविक यानी बायोम संघटक एवं दो अजैविक या भौतिक संघटक। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। अब देखते हैं पारिस्थितिकी से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको देखते हैं। तो अब जितने पारिस्थितिकी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर आए हैं प्रीवियस ईयर, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इसका सही उत्तर होगा जीव और वातावरण। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा टांसले ने। वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है, जिसकी रचना अजैविक जैविक घटकों से होती है। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
यह एक बंद तंत्र होता है। इसका सही उत्तर यह एक बंद तंत्र होता है, क्योंकि पूछा गया है सही नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश इनपुट तथा बहिर्गमन आउटपुट होता रहता है। ध्यातव्य है कि बंद तंत्र की क्रियाएं नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यह एक बंद तंत्र होता है। यह यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किन चार घटकों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अजैव पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक। वियोजक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है इन चार घटकों के द्वारा। अजैव पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता तथा वियोजक अब घटक द्वारा पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण होता है। ध्यातव्य है कि जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा वियोजक शामिल होते हैं। अजैविक घटक में प्रकाश, तापमान, वायु आदि शामिल होते हैं। वायु आदि शामिल होते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। यानी जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। जीवमंडल, कारण देखिए, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निर्माण नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर प्रतिबंध नहीं होता है। अधोलिखित कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए सही है, आर गलत है। जैवमंडल बायोस्फीयर मिट्टी, शैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक परत है, जो पृथ्वी के चातुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा जीव मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र है, ओपन सिस्टम है, क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिक तंत्र से पोषक कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग ही पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है, जिसे लिंडमैन का 10% नियम कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का निवेश तथा बहिर्गमन चलता रहता है, अतः अभिकथन ये सही है तथा कारण आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव मंडल। जैव मंडल मिट्टी, शैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक परत है, जो पृथ्वी के चातुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म संबंधित है तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैव मंडल एक आधारभूत ग्रही तंत्र यानी बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है, जिसके जैविक, बायोटिक एवं अजैविक अबायोटिक दो संघटक होते हैं। विकल्प में दिए गए अन्य तीनों पारिस्थितिक तंत्र जैव मंडल के अंतर्गत ही आएंगे, अर्थात विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब इसी संदर्भ में अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने है परितंत्र के घटक। परितंत्र के घटक, तो देखते हैं परितंत्र के घटक कौन कौन से हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी, जैविक तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं, अर्थात परितंत्र जैविक अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है पारिस्थितिक तंत्र की। परितंत्र के घटक तो अजैविक होते हैं, उसके बाद जैविक होते हैं। तो हम अगर देखें कि जो
अजैविक होते हैं इसके 3 भाग होते हैं, जिसमें भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। तो सबसे पहले हम देखते हैं अजैविक घटक में भौतिक घटक को। भौतिक घटक के अंतर्गत होता है प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति जिसमें ऊंचाई और ढलान, और वायु। ये भौतिक घटक है। अकार्बनिक घटक में कौन कौन से हैं? जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, नाइट्रोजन इत्यादि, खनिज, चट्टान, तत्व जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, ईटीसी। अब देखते हैं कार्बनिक में। कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद प्रोटीन हो गया, उसके बाद वसा हो गया, ह्यूमस तथा यूरिया हो गया। अब देखते हैं जैविक घटक में। जैविक घटक में उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, उसके बाद अपक घटक हो गया। उपभोक्ता के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरीके से घटक हो गए। आगे देखते हैं, अतः जीव मंडल में उपस्थित सभी घटकों के वे समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। जीव विभिन्न प्रकार के जैविक संगठनों द्वारा जीव मंडल का निर्माण करते हैं। जीव से जैव मंडल तथा जैविक संघटक का सही क्रम है। ध्यातव्य है कि एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती है। कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं तथा एक निश्चित क्षेत्र या भूदृश्यों में एक या उससे अधिक पारिस्थितिक तंत्र बनाए जा सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आता है जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत निश्चित क्षेत्र या दृश्य, इस तरीके से एक डायग्राम है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक एवं श्रेणियां। पारिस्थितिक तंत्र के घटक एवं श्रेणियां। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जैविक संघटकों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। स्वपोषित संघटक और परपोषित संघटक। स्वपोषित यानी कि ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो हरे पौधे, कुछ जीवाणु, इन्हें प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक पोषक या मूल उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, जो स्वपोषित है, ऑटोट्रॉफिक। अब देखते हैं कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। कंज्यूमर मानव सहित परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधे जैसे प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक पोषक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। अतः उपभोक्ता द्वितीय पोषक या द्वितीय उत्पादक यानी सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। वियोजक यानी डिकम्पोजर्स यानी वियोजक क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स को देखते हैं। डिकम्पोजर्स यानी वियोजक अपघटक वे सूक्ष्म जीव हैं जो मृत पेड़ पौधों और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था भी करते हैं। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे स्थलीय एवं जलीय तंत्र कहलाते हैं। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों के उदाहरण हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में झील, नदियां तथा समुद्र आते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र मानवीय गतिविधियों द्वारा मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित हो सकता है। उदाहरणतः घास स्थल प्रदेश के बहुत बड़े भाग को जोतकर उसे सस्य भूमि में परिवर्तित किया जा चुका है। मानव मानव ने प्राकृतिक वनों के बड़े भाग को काटकर उस भूमि पर कृषि कार्य किया है। अतः वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पारिस्थितिक तंत्र एक स्थलीय, जलीय और मानवीकृत। सबसे पहले स्थलीय में देखते हैं। स्थलीय में कौन कौन से होंगे? वन हो गया, घास स्थल हो गया, मरुस्थल हो गया। जलीय में देखते हैं लवणी जल होते हैं, अलवड़ी। तो अलवड़ी में देखते हैं कि तालाब, झील, झरना हो गया। लवड़ी में हो गया लवण, झील, ज्वार नदमुख, समुद्र। उसके बाद देखते हैं मानवीकृत, तो कृषि, खेत खलिहान, जल और जीवशाला। उसके बाद अंतरिक्ष यान। ये पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्न श्रेणियां हैं। उसके बाद देखते हैं पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है। यह तंत्र विश्व के सभी सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। सागरीय महासागर पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है।
सागरीय पारिस्थितिक तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण स्थिर तंत्र है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न समुद्र आपस में मिले हुए हैं, ये बटे हुए नहीं है, जैसा कि स्थलीय महाद्वीपों के बीच देखने को मिलता है। ध्रुवों तथा मध्य रेखा के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। इससे समुद्री धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन्हीं समुद्री धाराओं के कारण जल का पूरे समुद्र में एक सा मिश्रण बना रहता है। इस कारण तापमानों का स्तरण जैसा कि झीलों में होता है नहीं हो पाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होने पाती। समुद्र में ज्वार भाटे आते रहते हैं, जिससे जल स्तर बदलता रहता है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में स्तरण यानी स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता है, जो इस प्रकार है। जो इस प्रकार जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले बच्चों, जो हम चित्र यह देख रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है यह चित्र आपके सामने दिख रहा है। इसमें क्या है कि यह विभिन्न स्तरों या क्षेत्रों को दिखाया गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों को दिखाया, इसे हम कहते हैं समुद्र का स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ओशन। देखिए, समुद्र एक समान नहीं होता है। इसकी गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रकाश, तापमान और जीवन के प्रकार में भी अंतर आता है। इन्हीं आधारों पर समुद्र को मुख्य रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। 3 प्रमुख क्षेत्रों में देखते हैं। एक प्रकाशीय क्षेत्र हो गया आपका। दूसरा हो गया समुद्र तल या जीव क्षेत्र। तीसरा हो गया अभ्यंतरी या अत्यधिक गहराई वाला क्षेत्र। अगर प्रकाशीय क्षेत्र की बात करें तो यह समुद्र की ऊपरी सतह का हिस्सा होता है, जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुंचता है प्रकाशीय क्षेत्र में। उसके बाद क्या होता है कि इसीलिए इसे शैवाल या प्लवक यानी कि एल्गी और प्लांकटन अन्य प्रकाश संश्लेषी जीव भी पाए जाते हैं। यह समुद्री जीवन का आधार यानी फाउंडेशन जोन माना जाता है। दूसरा देखते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रकाश कम होने लगता है वह हिस्सा जहाँ समुद्र का तल बॉटम होता है। यहाँ पर रहने वाले जीव विशेष प्रकार के होते हैं, जैसे केकड़ा हो गया। इस क्षेत्र में केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, स्टारफिश तथा तल की मिट्टी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर प्रकाश लगभग नहीं होता, इसीलिए यहाँ गहराई के दबाव और अंधकार होता है। तीसरा हो गया कि अभ्यंतरिक क्षेत्र में सबसे गहराई वाला हिस्सा होता है, यह पार्ट हो गया। इसमें बहुत सीमित जीवन पाया जाता है। जीव यहाँ वे अंधेरे और ठंडे वातावरण में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे महाद्वीपीय तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी वह भाग जो भूमि से जुड़ा होता है और अपेक्षाकृत कम गहराई वाला होता है। ये हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं कि उसके बाद क्या कहते हैं कि इसके आगे का जो गहरा भाग होता है महासागरीय क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों, इस चित्र से हमें यह समझ में आता है कि समुद्र के हर स्तर पर जीवन का स्वरूप, प्रकाश की मात्रा, पर्यावरणीय दशाएं अलग अलग होती है। यही विविधता समुद्री पारिस्थितिक तंत्र मरीन इकोसिस्टम की खूबसूरती है। अब देखते हैं यहाँ से हमारा प्रश्न को शुरू हो जाता है। नहीं, यहाँ पे कुछ लाइन से छूटी है, उनको देख लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। वहां जीव रहता है, उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीव अन्य जीवधारियों के रहने का सटीक जगह एक्चुअल लोकेशन आवास कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी।
जियो ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी जैव घटक तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। परितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। यह पूछा गया था ISPT 2015 में। अगला प्रश्न है, UPPCS 2017 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव मंडल तथा जैविक संगठन का सही क्रम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। जनसंख्या सबसे पहले, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र, फिर भूदृश्य। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, निश्चित क्षेत्र या भूदृश्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र होता है जो कृत्रिम ढंग से बनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, खेत। वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसलेट ने किया था। बिल्कुल सही बात है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। यह भी सही बात है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं। गलत बात है। वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। यह भी गलत बात है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 ए। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया है। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जैविक संघटकों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषित संघटक और परपोषित संघटक या परपोषित संघटक। ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। इन्हें ही उत्पादक कहा जाता है। उपभोक्ता परपोषी जीव होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। वियोजक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। पारिस्थितिक तंत्र उत्पादकों पेड़ पौधों की संख्या में प्राथमिक उपभोक्ताओं शाकाहारी से अधिक होती है तथा शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन निम्न से एक अभिकथन ए तथा कारण आर कहा गया है। तो पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि निर्भर है एक दूसरे पर। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। पहला आपका स्टेटमेंट सही है। सॉरी, दूसरा गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है। एक पारिस्थितिक तंत्र विविध अवयव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। परितंत्र जैविक या अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक संरचना है। पारिस्थितिक तंत्र में अजैव तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैव रूप से पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, अतः विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, धान का खेत। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र है? तो यहाँ पे हो जाएगा धान का खेत। वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। यूपीपीसी 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सामुद्रिक। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है। पृथ्वी पर विद्यमान जलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी
जल मंडल का लगभग 97% समुद्री जल होता है, अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र एक अस्थायी परितंत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, समुद्र। पृथ्वी के लगभग 71% सतह के ऊपर जलमंडल विस्तृत है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सागरी या महासागर। सागरी महासागर पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। सागरी पारिस्थितिक तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरी जल खारा होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे स्थलीय एवं जलीय तंत्र कहलाते हैं। पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र एवं अर्धशुष्क पारिस्थितिक तंत्र आदि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उपभाग हैं। सागरी पारिस्थितिक तंत्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य भाग है। यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। सागरी महासागर पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब हम आपको मिलेंगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपका है पारिस्थितिकी असंतुलन। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका शुभा आईएएस की आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और परितंत्र, इकोसिस्टम के घटक, जिनमें हम सबने देखा था कि किस तरह जीवित, बायोटिक और अजीवित, अबायोटिक तत्व मिलकर एक संतुलित परितंत्र का निर्माण करते हैं। हमने यह भी जाना था कि हर जीव अपने पर्यावरण से किस तरह से जुड़ा है, कभी उपभोक्ता के रूप में, कभी उत्पादक के रूप में और कभी अपघटक के रूप में। अब बच्चों, जैसे जैसे मानव गतिविधियां बढ़ी हैं, जंगल कटे हैं, प्रदूषण बढ़ा है, जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, तो इस असंतुलन में बदलाव आने लगा है। यही बदलाव पारिस्थितिक असंतुलन कहलाता है। तो आज से हम यही टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पारिस्थितिकी असंतुलन। तो आज की क्लास में हम समझेंगे पारिस्थितिकी असंतुलन क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है और इससे जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। एक है वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, तथा पारिस्थितिक कर्मता, बायोटिक पोटेंशियल। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पारिस्थितिक असंतुलन का मतलब क्या होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र सामान्यतः संतुलित अवस्था में अपनी विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता रहता है, परंतु विभिन्न कारणों तथा वनोन्मूलन, प्रदूषण इत्यादि से पारिस्थितिक असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पारिस्थितिक असंतुलन के मूल कारणों में वनोन्मूलन यानी लकड़ी काटना, वनों के कई कारण हैं जिन्हें अधोलिखित आरेख द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ पर एक इमेज दिया गया है, इनको हम अच्छे से समझते हैं। वनोन्मूलन के कारण क्या क्या है? वनोन्मूलन के कारण, तो वनोन्मूलन के कारण में देखिए प्राकृतिक आपदाएं हैं। वनों को चारागाहों में परिवर्तित करना, वनों की भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तित करना, उसके बाद झूम कृषि करना, वनाग्नि के द्वारा यानी जंगल में जब आग लग जाती है, औद्योगिक व व्यवसायिक उद्योगों के लिए लकड़ी काटना, और नीति निर्धारण में सतत विकास की संकल्पना का अभाव, शहरीकरण, कागज की भारी मांग। तो इस तरीके से जो है वनोन्मूलन के इतने सारे कारण हैं। वनोन्मूलन के विभिन्न कारण जो थे वो बताए गए। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन के मूल कारणों में वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ तथा अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारणों में है।
वन्य संरक्षण, वन रोपण पदार्थों का पुनर्चक्रण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण पर्यावरणीय असंतुलन बनाए रखने में मददगार होता है। पर्यावरणीय संतुलन बनाने में मददगार होता है। ध्यातव्य है कि जल प्रबंधन, वन रोपण तथा वन्य जीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी असंतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, जबकि औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी असंतुलन का कोई संबंध नहीं है। वनों को काटना भी पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, जो पर्यावरणीय असंतुलन है उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। मदद नहीं करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, वनों को काटना। वनों को काटना, वनों को काटना पारिस्थितिकी संतुलन, वनों को काटना पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता, बल्कि इसे असंतुलित करता है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वनोन्मूलन। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन के मूल कारणों में से एक वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल जैसे वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौड़ कारणों में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी काटना। पारिस्थितिक असंतुलन के मूल कारणों में से एक है वनोन्मूलन यानी लकड़ी काटना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, औद्योगिक प्रबंधन। जल प्रबंधन, वन रोपण तथा वन्यजीव सुरक्षा से पारिस्थितिक संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिक संतुलन का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। अब यहाँ से अगला टॉपिक शुरू होता है जो कि इसी से रिलेटेड है, वहन क्षमता तथा पारिस्थितिक कर्मता। वहन क्षमता तथा पारिस्थितिक कर्मता। वहन क्षमता तथा पारिस्थितिक कर्मता। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यह जो पारिस्थितिक कर्मता और वहन क्षमता के मतलब क्षमता क्या है। देखिए, एक इसी से जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या है, वहन क्षमता और पारिस्थितिक कर्मता। वहन क्षमता और पारिस्थितिक कर्मता। तो पहले हम इन दो शब्दों को अच्छे से समझते हैं कि क्या होती है वहन क्षमता। तो देखिए बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की अपनी एक सीमा होती है। जो इकोसिस्टम है उसकी अपनी एक सीमा होती है, यानी वह अधिकतम संख्या जितने जीव उस पर्यावरण में बिना किसी नुकसान के रह सकते हैं, यही उसकी वहन क्षमता कहलाती है। यानी कि वह अधिकतम संख्या जितने जीव उस संख्या में बिना किसी नुकसान के रह सकते हैं, इसी को हम वहन क्षमता कहते हैं। अगर उदाहरण के लिए समझे कि अगर किसी तालाब में 100 मछलियां आसानी से भोजन और ऑक्सीजन पाकर रहती हैं, तो उस तालाब की वहन क्षमता 100 मछलियां हैं। अगर हम 150 मछलियां डाल देंगे तो भोजन कम पड़ेगा और ऑक्सीजन घटेंगी, मछलियां मर जाएंगी। तो इस तरीके से हम केयरिंग कैपेसिटी को समझ लिए। अब दूसरा शब्द आपके सामने है पारिस्थितिक कर्मता। तो पारिस्थितिक कर्मता की बात करते हैं। तो पारिस्थितिक कर्मता यह दर्शाता है कि किसी जीव प्रजाति की प्राकृतिक वृद्धि करने की क्षमता। किसी जीव की प्रजाति की प्राकृतिक वृद्धि करने की क्षमता, इसको समझते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे अगर कोई जीव बिना किसी रुकावट के बढ़े, जितनी तेजी से वह प्रजनन कर सकता है, उसे ही हम उसकी पारिस्थितिक कर्मता कहते हैं, बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि अब इसके बारे में क्या लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की वृद्धि भी संतुलित होती है। जीवों की वृद्धि भी संतुलित होती है। यह संतुलित वृद्धि किसी परितंत्र की वहन क्षमता के अनुरूप होती है। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या वृद्धि उस परितंत्र पर दबाव डालेगी और अत्यधिक वृद्धि उस तंत्र के विफल हो जाने का कारण भी बन सकती है, जैसा कि आसान शब्दों में हमने आपको बताया।
ध्यातव्य है कि प्रजनन या संख्या वृद्धि क्षमता किसी भी जीवधारी का अंतर्निहित गुण होता है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की वह क्षमता जैविक विभव बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। इसे संकेताक्षर आर से दर्शाया जाता है, परंतु पर्यावरणीय प्रतिरोध बढ़ने के साथ वृद्धि रुक जाती है। यह वृद्धि एक निश्चित ऊपरी सीमा तक होती है। इसी ऊपरी सीमा को वहन क्षमता कहते हैं। यहाँ पे देखिए जनसंख्या वृद्धि का एक ग्राफ दिया गया है। यस आकृति नुमा वहन क्षमता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए एक ग्राफ दिया गया है यस आकृति नुमा, और यहाँ पे के जो है ये दिया गया है यस आकृति यानी यस शेप्ड तथा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहा जाता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ग्राफ की शुरुआत में रेखा धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। इस चरण को हम कहेंगे प्रारंभिक वृद्धि, इनिशियल ग्रोथ। इसको हम कहेंगे इनिशियल ग्रोथ। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है, संसाधन जैसे भोजन, जल और स्थान उपलब्ध रहते हैं, तो जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है और ग्राफ की रेखा बहुत तीव्र गति से ऊपर जाती है। इसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। तेजी से ऊपर जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। लेकिन बच्चों, हमेशा संसाधन अनंत नहीं होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब भोजन, स्थान और अन्य संसाधन कम पड़ने तक लगते हैं, तब वृद्धि की गति धीमी होने लगती है और जनसंख्या एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर स्थिर हो जाती है। यहाँ से देखिए, जनसंख्या एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर जो है कि स्थिर हो जाती है। ग्राफ के ऊपर जो डैश लाइन है कि टूटी हुई रेखा बनी है, के लिखा गया है, यह दर्शाती है वहन क्षमता को। यह जो है कि वहन क्षमता को दर्शाती है, कैरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब है किसी पर्यावरण में जितने जीव बिना संसाधन की कमी के साथ रह सकते हैं, वह अधिकतम सीमा वहन क्षमता कहलाती है। ग्राफ में देख रहे हैं कि रेखा के आसपास ऊपर नीचे होती है, कभी थोड़ी ऊपर जाती है, कभी थोड़ी नीचे आती है। यानी जब संसाधन थोड़ा बढ़ते हैं तो ऊपर जाती है, जब संसाधन थोड़ा कम होते हैं तो नीचे जाती है, लेकिन अंत में उसी सीमा रेखा के आसपास स्थिर रहती है। इस ग्राफ में हमें यह समझ में आता है कि जनसंख्या की वृद्धि हमेशा एक निश्चित सीमा तक ही होती है। यही सीमा पर्यावरण की वहन क्षमता कहलाती है। तो बच्चों, याद रखिए, वहन क्षमता वह अधिकतम सीमा है जहां पर्यावरण और संसाधन संतुलन में रहकर जीवों की संख्या को स्थिर रखते हैं। और हम इस पूरी प्रक्रिया को यस आकृति वाले ग्रोथ ग्राफ से समझ लिए। आगे देखते हैं। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिक कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ही ग्रहण किए गए स्थान की ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सबके सामने कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरणीय समर्थन कर सकता है कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिक कर्मता। पारिस्थितिक कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जाता है। यह ISPT में 2013 में पूछा गया प्रश्न है, पारिस्थितिक कर्मता से रिलेटेड है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। खाद्य श्रृंखला किसी पारिस्थितिक तंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में यह ऊर्जा खाद्य के माध्यम से पहुंचती है। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है खाद्य कहे जाते हैं। पौधे अपना खाद्य स्वयं निर्मित करते हैं, जबकि जंतु खाद्य के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ध्यातव्य है कि जीवों द्वारा
का यह प्रवाह एक दिशी यूनिडायरेक्शनल होता है। उदाहरण के लिए किसी घास स्थल परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम इस प्रकार है। जैसे घास जो है यहाँ पे प्रोड्यूसर है, उसके बाद टिड्डा घास को खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। उसके बाद टिड्डे को मेढक खाता है तो यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। उसके बाद मेढक को सर्प खाता है तो तृतीयक उपभोक्ता हो गया। इसी तरह से एक चेन चलती रहती है खाद्य श्रृंखला की। अब यहाँ पे देखिए एक अगला उदाहरण भी है आपके सामने कि घास बकरी और मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास बकरी तथा मानव खाद्य श्रृंखला मतलब मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे घास है स्वपोषी, उसके बाद घास को बकरी ने खाया तो शाकाहारी उपभोक्ता हो गई। उसके बाद बकरी को मनुष्य ने तो सर्वाहारी उपभोक्ता। देखते हैं आगे। अब ध्यातव्य है कि जीवी संघटक बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती हैं। जीवित संघटकों के सामान्य में शामिल होते हैं। उत्पादक कौन कौन से होते हैं, जैसे पेड़ पौधे शैवाल इत्यादि। उसके बाद उपभोक्ता जैसे जानवर मनुष्य आदि। अपघटक जैसे कवक और जीवाणु। अतः तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीव जंतु पेड़ पौधे अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर हैं। परितंत्र के जैविक घटकों में से हरे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। इस प्रकार पौधों को स्वपोषित कहा जाता है, ऑटोटॉप्स कहा जाता है। हरे पौधे जो होते हैं मानव सहित समस्त जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष से आहार एवं ऊर्जा की आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं वे प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे रंग के दिखते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन मुख्य प्राथमिक प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन ही उत्तरदायी हैं। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक इस प्रकार से हैं। यहाँ पे देखिए प्राथमिक उत्पादक और यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र। उसके बाद पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन हो गया तो गहरे जलीय स्रोत या समुद्र। जड़ युक्त पौधे छिछले पानी में। विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली शाकी पौधे घास स्थल ग्रासलैंड कहलाते हैं। फसल के पौधे जैसे क्रॉपलैंड फसल भूमि है। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। उदाहरणतः हिरण शाकाहारी प्राणी है अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी अपघटक डिकम्पोजर्स तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। यह पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। बाघ मांसाहारी प्राणी है तथा लोमड़ी सर्वाहारी है। ये दोनों प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी हरे पौधों से प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इन शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले जीवधारी को मांसाहारी कहा जाता है। अतः उपभोक्ता परपोषी जीव होता है। आगे देखते हैं। ध्यातव्य है कि शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांसभक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपचय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद जीवाणु गोल कृमि प्रोटोजुआ और केचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। अपघटक पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरदन पर निर्भर करते हैं। अधिकांश अपघटक उपभोक्ता की तरह अपना भोजन निगलते नहीं हैं बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृतप्राय जीवधारियों पौधों व जंतुओं पर विभिन्न प्रकार के
विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का श्रवण करते हैं। इससे विखंडित होकर मृदा में सामान्य अकार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन हो जाता है तथा इन्हें पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य अकार्बनिक तत्वों का परितंत्र में पुनः चक्रीकरण हो जाता है। अब आगे देखते हैं। स्थलीय परितंत्र की तरह ही समुद्री परितंत्र में भी खाद्य आहार श्रृंखला पाई जाती है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम डायट्रम, परपोषी, उसके बाद नीचे आएगा आपका क्रिटेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता, उसके बाद हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। उल्लेखनीय है कि तितलियां कई पुष्पी पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य यानी लोअर मेंबर्स के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पे अब जितने जो खाद्य श्रृंखला टॉपिक हम सब ने देखा, अब जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड फूड चेन से, इसको देख लेते हैं। तो इस प्रश्न कोश में अगर देखें तो सबसे पहला प्रश्न जो है आपके सामने है कि एक घास स्थली पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। तो आप जैसा कि आप सबने देखा कि पहले घास था, उसके बाद टिड्डा, मेढक, सर्प। इस तरीके से हम यहाँ टिक कर देंगे घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। यूपी पीसीएस में पूछा गया था, जीआईसी 2010 में। देखिए श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम इस प्रकार है। जैसे घास है उपभोक्ता, उसके बाद घास को खाया टिड्डे ने तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, उसके बाद टिड्डे को खाया मेढक ने, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, मेढक को सर्प ने तृतीयक उपभोक्ता है। इसी प्रकार से फूड चेन चलती रहती है। आपके सामने दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा घास, बकरा, आदमी। घास, बकरा, आदमी। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में घास, बकरा, आदमी ही खाद्य श्रृंखला को सही रूप में प्रतिबिंबित करता है। खाद्य श्रृंखला का क्रम क्रमशः प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता होता है। इनमें खाद्य प्राथमिक उत्पादक, बकरा प्राथमिक उपभोक्ता तथा आदमी द्वितीयक उपभोक्ता होता है। देखिए कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवित संघटक नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु। तो जीवित संघटक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती हैं। वायु जीवित संघटक नहीं है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, जो कि आईएएस के पीटी के एग्जाम में 2013 में पूछा गया था। तो परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा परिपोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। अगला है कि खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्दर्शन करती है। तो इसका आपका सही उत्तर जो हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। ये दोनों जो स्टेटमेंट है गलत है, इसलिए आपका सही उत्तर केवल एक हो जाएगा। यानी खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पेड़ पौधे जीव जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अतः कथन एक सत्य है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, अतः कथन दो असत्य है। खाद्य श्रृंखला में जीवों की निर्भरता का विश्लेषण नहीं पाया जाता, अतः कथन 3 असत्य है। 3 असत्य है, 2 और 3 असत्य है, जबकि पहला सत्य है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। तो चींटी जैसे हो गई प्राथमिक उपभोक्ता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। हिरण हो गया प्राथमिक उपभोक्ता है, जबकि वही लोमड़ी और बाघ जो है प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2।
1 और 2। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। दिए गए विकल्पों में से हिरण शाकाहारी प्राणी है, अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी अपघटक डिकम्पोजर्स है तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। पौधे पौधों को खाकर सेल्यूलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका या इसके संभावित परिणाम क्या हो सकता है या क्या हो सकते हैं। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके कारण बर्रों मकड़ियों तथा पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है तितलियां कई पुष्पी पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में विभिन्न सदस्य लोअर मेंबर्स के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे मकड़ी पक्षी मेढक सर्प इत्यादि का भोजन है, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट गिरावट इस खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। मानव क्या है? तो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। फूड चेन में अगर देखा जाए तो शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस मांस भक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। इसलिए मनुष्य जो है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों दोनों उपभोक्ता है। समुद्री वातावरण में जो मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं कौन होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन उत्तरदायी होते हैं। अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरे पौधे। तो जैविक घटकों में हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्राथमिक पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। कौन आता है प्राथमिक पोषक के अंतर्गत? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरित पादप। तो वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं वे प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 12 जैविक तथा अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। तो कौन करता है बिचौलिए का कार्य? सी, उत्पादक। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। वे जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए बिचौलिए का कार्य करते हैं। कोई क्योंकि एक ओर जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर स्वयं उपभोक्ताओं शाकाहारी मांसाहारी तथा सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या क्या कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट देखिए स्वपोषणज स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ यानी विषम पोषणज स्तर में उत्पादन से है। इसका ये भी सही है, यानी इसका सही उत्तर सी हो जाएगा आपका। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आरओ यारो 2017 में पूछा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र में जैविक संघटकों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषी संघटक और परपोषी संघटक। परपोषी जो स्वपोषी संघटक है आट्रोटॉफिक कंपोनेंट्स है, वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। यह प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता परिपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों यानी प्राथमिक उत्पादक या उत्पादक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता प्रायः द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा मनुष्य जैविक तत्वों से अपना आहार प्राप्त करते हैं, जिसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है तृतीयक उपभोक्ता। अब यहाँ पे देखिए तृतीयक, यहाँ से शुरू करते हैं हम, पहले उत्पादक से शुरू करते हैं।
यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, फिर यहाँ से उत्पादक, उसके बाद यहाँ से जो है पेड़ पौधों से। यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता है जो शाकाहारी होगा, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता जो कि मांसाहारी होगा, और शीर्ष जो है मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता होगा। ऊर्जा का प्रवाह इस तरीके से होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हरे पौधे जो है पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र सही सुमेलित विकल्प है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर हैं, जीवाणु जैविक अवयव हैं तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि गैसें उत्तरदायी होती हैं। पहले इस प्रश्न का जो है एनालिसिस देख लेते हैं कि अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक जो होते हैं निर्जीव कार्बनिक तत्वों का अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ अपघटकों की भूमि अदा करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? इसका सही उत्तर हो जाए डायटम, क्रिटेशियाई, हेरिंग। ए। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? यहाँ से देखिए, डायटम जो कि स्वपोषी है, क्रिटेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता, उसके बाद हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है, तो उसको अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।